स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है @GTTEDU। पिछला जो वीडियो हमने अपलोड किया था और डाला था, उस वीडियो का रिस्पांस हमें बहुत ही अच्छा मिला। बहुत सारे लोगों ने, साथियों ने, बच्चों ने इतना सहयोग हमारा किया है कि मैं उन बच्चों का, उन लोगों का, उन दोस्तों का, उन सहयोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक जो पिछले वीडियो से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। पिछले वीडियो में जो चीजें हमने पढ़ाई थी उन चीजों को मैं एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रिपीट करता हूं। हमने शुरुआत जो की थी वो की थी अंक से। अंक क्या है, उसके बाद संख्या क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, जातीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है। इसके अलावा हमने लास्ट में जो वीडियो को खत्म किया था वो किया था स्वीकृत संख्या से। स्वीकृत कह सकते हैं, यौगिक संख्या कह सकते हैं, या भाज्य संख्या भी उसका नाम था। वहां से शुरू मतलब इसको छोड़ा था। अब उसके आगे की कड़ी में हमारे पास जो चीज आती है वो ये आती है, जिसका नाम क्या है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। मैं बीच में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके दिमाग के अंदर एक छोटी सी कोई ना कोई समस्या चलती रहती है, और वो छोटी सी समस्या जो है कई बार तो क्या होता है कि खुद के अलावा किसी को पता नहीं होता, खुद के अलावा किसी को नहीं पता, और कई बार तो क्या होता है खुद को नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। दिमाग में जंजाल चलते रहते हैं, इस प्रकार का तनाव चलता रहता है। तो वीडियो के अंतर्गत आपको एक इससे संबंधित मतलब आपकी सफलता के मूल मंत्र के रूप में आपको एक टिप दी जाएगी, एक जानकारी दी जाएगी। तो इसलिए आप वीडियो को लगातार देखते रहें। देखिए, परिमेय संख्या ये हमारे आज के शिक्षण बिंदु का पहला बिंदु है, परिमेय संख्या। तो बहुत सारे बच्चे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं जो हैं इनके उन्होंने नाम सुने हुए हैं, और नाम सुनने के बाद भी बच्चों को ये भी लगता है कई बार तो कि इनको तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीजें क्या है हमें आती है। और ये लगता है कि ये चीज हमें आती है तो भाई दिल और दिमाग ये कहता है फिर इसको पढ़ना क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो आप अपने आप को भी चेक करना, आपके दिमाग को भी एक उत्तर देना कि क्या वास्तव में जो आपका दिमाग, आपका दिल और मन कहता है कि ये चीजें हमें आती है, तो उसको भी उत्तर मिल जाएगा और आपको भी साथ में उत्तर मिल जाएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखो, आपने कल प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इनका जिक्र कल पिछले अध्याय में आपने देखा था, पढ़ा था। अब किसी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाए, किसी एक पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक का भाग दिया जाए, तो जो लघुत्तम समुच्चय आपको प्राप्त होता है, लघुत्तम समुच्चय या लघुत्तम जो पद आपको यहां प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगी। वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। किसी पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक का, कहने का मतलब किसी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप आपको प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगी। यहां पर बात ध्यान देने की यह है कि आपको इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हो इसको, या आपको भिन्न के रूप में लिखना है। यहां पर जो है Q जो है, Q जो नीचे लिखा हुआ जिसका भाग दिया जा रहा है, ये 0 नहीं होगा। Q 0 नहीं है। मतलब पूर्णांक में देखो, पूर्णांक में 0 भी शामिल होता है। पूर्णांक जो संख्या कल आपने पढ़ी थी कि 0 से शुरू करेंगे आप, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड जाना है पूर्णांक में। तो 0 को शामिल इसके अंदर नहीं करना। 0 के अलावा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई सी भी संख्या हो पूर्णांक के रूप में, आप इनको इस रूप में लिख सकते हो। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q यहां पर 0 नहीं हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। इनके एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो बड़े बड़े एग्जाम्पल लिख दो, कोई भी जो मन में आए।
2, 3, 4, 1/2, 3/4, 7/5 वगैरह वगैरह। और एक लिख दूं √4। अब देखो, आप कहीं कह रहे सर ये p/q के रूप में, देखो कोई भी संख्या हो उसके नीचे एक तो आप मानते ही हो, क्योंकि एक का भाग देने से कोई संख्या में फर्क तो पड़ना नहीं है, संख्या तो वही आनी है। तो p/q के रूप में, पर एक जीरो थोड़ी है, ये भी, ये आगे देखते जाओ आप, बहुत सारी चीज, बहुत सारे कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये संख्या हो गई परिमेय संख्या। इसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, किसे कहा जाएगा? दो बातें देखो, पहली बात तो यह है कि जो संख्याएं परिमेय न हो, जो संख्याएं परिमेय न हो, मतलब जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात ये यहीं से निकल गया है कि ऊपर वाले में से कि जिनको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहां से परिभाषा बना दो सीधे कि जो संख्या परिमेय नहीं है, अर्थात जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब एग्जाम्पल लें इनके आप, जैसे ये तो सब जो एग्जाम्पल लिखे हुए ये परिमेय संख्याओं के हैं। अब और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रूट में लेते हैं, 2 √2 है, √3 है, √5 है, √9 है। तो जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूं पूरे अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ऊपर वाले भी मिक्स आएगी इसके अंदर। आपको चेक करना है कि इसके अंदर ये जो संख्या लिखी जा रही है इसमें से परिमेय भी कोई संख्या लिखी जा रही है क्या बीच में, साथ साथ में। यहां से एक नियम निकल के आएगा। इसके अलावा मैं लिख दूं √26, एक को लिख देते हैं √25, और चलो एक और लिख दे √0.04। ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। √2, तो भी √2 का मान जो आता है 1 दशमलव आता है, ऐसा आगे चलता रहना। तो भाई ये इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसको भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसको भी नहीं लिखा जा सकता, पर इसका √, का मान आपको पता कितना होता है? 3। तो 3 तो इसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब √9 क्या है? ये परिमेय संख्या न कि अपरिमेय संख्या। √9 है, ये क्या है? क्योंकि इसका मान तो 3 आता, आपको पता ही है कि 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा, तो √3। ये 26, इसका नहीं होगा, कौन सी? अपरिमेय संख्या। इसका कितना हो जाएगा भाई? 5। तो भाई 5 तो इसके अंदर शामिल होता है, कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। √25 एक परिमेय संख्या है। और आगे है, इसका मान भी निकाल सकते हो आप 0.2, तो इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या। इसके अलावा स्पेशल एग्जांपल ले, इसके स्पेशल एग्जांपल में क्या आता है? एक तो आता भाई पाई। यकीन के साथ आप ये कह सकते हो कि इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया। विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के अंदर पाई को पूछा जाता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, उसमें आपको नाम पाई का भी मिलेगा, इसके अलावा 3 और भी मिलेंगे। और पाई का मान आप जानते हो, और पाई के बारे में आपको जानकारी शायद पहले से होगी। तो एक बात ये जरूर बताना वीडियो के अंदर कमेंट में कि पाई को आपने पहले कहां देखा था? क्या ये आपके साथ था? क्या ये आपके साथ रहता है? क्या ये गणित में कहीं देखा है या अन्य कहीं जगह पर? कहीं पर भी आपने इसको देखा है तो दिमाग में इमेज बनाए कि पाई को हमने ज्यादा कहां देखा होगा। और विस्तार से थोड़ा सा बताओ, जैसे पाई r², 2πr। चलो ये देख लेना, आप ज्यादा मत देखना कि ये आपने कहां देखे हैं। देखो मेरा ये सूत्र जो है ये बताने का मकसद नहीं है, मेरा बताने का मकसद आज यही है कि पाई, देखो इसमें भी पाई है और पाई का मान यहां पर 22/7 होता है, 22/7। और यदि इस अकेला यहां लिखा हुआ है पाई और इसके आगे लिखा है 22/7,
तो भाई पाई तो है अपरिमेय संख्या, ये प्रतीक चिन्ह जो लिखा है ना पाई, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है? परिमेय संख्या। ये है परिमेय संख्या और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अगला पूछता ही है, कई बार ये दे देता है प्रश्न के अंदर कि भाई निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो ए बी सी डी ऑप्शन दिया अगले ने, क्या दिया पहले में लिख दिया पाई, दूसरे में क्या लिखा 22/7, और तीसरे में क्या लिखा 3.14, और नीचे वाले में क्या लिखा उपरोक्त सभी, टोटल है ऊपर वाली। तो आपका उत्तर क्या आना है? उत्तर क्या आना भाई? ये जो प्रश्न मैंने आपको दिया है, इस प्रश्न का उत्तर मेरे को चाहिए कमेंट में, कमेंट में उत्तर चाहिए। आपके सामने प्रश्न है, ए में पाई है, बी में 22/7 है, सी में 3.14 है, और डी में सब है ऊपर वाले की उपरोक्त सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ पाई जो है ये तो अपरिमेय संख्या है, 22/7 लिखा है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसके अलावा एक प्राकृतिक लघुगणक का आधार होता है, प्राकृतिक लघुगणक का आधार। प्राकृतिक लघुगणक का आधार, और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो स्मॉल ई होती है, स्मॉल ई, और इसका जो मान होता है वो होता है 2.718, 2.718 ये होता है लगभग, इसका मान 2.718 ये होता है लगभग। तो भाई कई बार ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, पाई का नाम नहीं दिया अगले ने, इसका दे दिया, तो भाई ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बात करें 2.718 जो प्राकृतिक लघुगणक का आधार है इसकी, तो भाई इस मान के आधार पर अन्य जो मदें होती हैं उनका लघुगणक ज्ञात करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो ये लघुगणक हमें यहाँ ज्यादा पढ़ना नहीं है, एक बार ये जब इसका टॉपिक आएगा तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। अभी ये ई को पढ़ना है। देखो पाई है और ई है, ये दोनों कौन सी संख्याएं हैं? ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। तो भाई इस बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई है इनको एक बार मिटाना है हमें, तो आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई आप ले सकते हो, मिटा दें। अभी ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के बारे में कॉन्सेप्ट आपका चालू है, थोड़ा सा इसके अंदर और है जो आपको मैं अभी बता दूंगा। दशमलव संख्याएं जो होती हैं, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याओं में आवर्ती, अनावर्ती, शांत, अशांत, ये नाम आपने सुने हैं। संभावना ये है कि आप इनके बारे में जानते भी हैं। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप इनको देखना और बताना कि ये शांत, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती में कौन सा है, उस वो तो कमेंट में बताना आपको। 2.345 345 एक है, 1.333, इसके बाद है 1.75, इसके अलावा है 3.0453279 आपके सामने एग्जांपल है 4, 2.345 1.333 1.75 3.0453278 इस प्रकार से है। तब इनको बताना है कि भी ये शांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती कौन सा है, कमेंट में। चलो कमेंट करते रहना। अब देखो इसमें
ये संख्या जो है इसमें दशमलव, इसमें भी दशमलव, इसमें दशमलव, इसमें दशमलव, क्योंकि इसका मतलब ये संख्या कौन सी है? दशमलव संख्या है। और दशमलव संख्या में भी कौन सी है अब देखना हुआ, जो आप कमेंट में पहले मैंने बता दिया है वो लिखना। देखो दशमलव के बाद के अंकों को देखना है। देखो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, दशमलव के बाद जैसे किसी बच्चे के नंबर आए 10वीं क्लास में 61.67%, 61.67%। बच्चे से पूछा जाता है कि बताओ भैया आपके 10th में कितने नंबर है? बच्चा कहता है 61.67। अच्छा 61.67, क्या सही बोला बच्चा ना? 61.67, ये एक एक बोलना है, एक साथ 67 नहीं है। ये 67 होते तो इस साइड आ जाते हैं। अरे 67 होते तो दशमलव की साइड होते, इधर क्या कर रहे हैं? ये तो एक से भी कम है, एक से भी कम है, तो एक एक अंक को बोलना है। जैसे इसको बोला जाए तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 1.75। अब 1.75 75 होता तो फिर एक के पास ही जाता ना मेरा, अकेला ये एक तो अकेला ही पड़ा है, 75 बोल रहा है, कहाँ है 75? नहीं है, ये तो एक से ही कम है, तो क्या बोला जाएगा? 1.75। चलो वैरायटी की बात करते हैं। देखो 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इसका मतलब ये 3 अंक जो है बार बार यही आ रहे हैं ना, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना। और आगे क्या लिख रखा है कि आगे भाग देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, चलते जाओ, यही आना है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका दशमलव शांत हुआ क्या? नहीं हुआ, तो क्या हो गया? अशांत, अशांत। और संख्या की क्या हो रही है दशमलव के बाद? आवर्ती। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। चलो दूसरे की बात करते हैं। 1.333, इसका मतलब 3 बार बार ही आ रहा है, 3 बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एक का यही मामला हो गया, अशांत है क्योंकि भाग जा रहा है बार बार। अब 3 3 आएंगे, देते रहो, कितनी बार दो। आवर्ती किसकी हो रही है? 3 की हो रही है बार बार, और दशमलव संख्या है ही, तो ये का यही हो गया। ये भी क्या हो गया? अशांत आवर्ती दशमलव। चलो आगे करते हैं। 1.75, तो भाई इसके बाद कोई अंक नहीं है, न ये आगे भाग जाना, यहां भाग किसी संख्या का दिया गया वो पूरा हो गया। तो भाई ये मामला क्या हो गया? आपका दशमलव क्या हो गया? शांत। आवर्ती थोड़ी हुई है, बार बार एक थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा, शांत दशमलव भी नहीं। अगला है 3.04532। देखो भाई ये अंक जो है इसकी पुनरावृत्ति थोड़ी हो रही है कि कोई बार बार आ रहे हैं, बार बार ना ना, अलग अलग अंक आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? अशांत है और अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती दशमलव। अब यहां देखना क्या आपको, हम बात कर रहे थे परिमेय संख्या की और दूसरी कर रहे थे अपरिमेय संख्या की। यदि दशमलव शांत है, एग्जाम्पल आपके सामने भाई ये इस प्रकार से है, यदि एग्जाम्पल इस प्रकार से है जो आपके सामने तब नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि भाग पूरा पूरा चला गया, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो कौन सी होती है? परिमेय संख्या। वो संख्या हो जाएंगी परिमेय। चलो ये तो ठीक हो गया कि भी दशमलव के बाद अंक जो है उनकी आवर्ती क्या, मतलब भाग पूरा पूरा चला गया, पूर्ण विभाजित होगी संख्या। और दशमलव के बाद चाहे 2 अंक है, चाहे 3 अंक है, चाहे 4, कितने भी अंकों के बाद यदि भाग पूरा हो जाता है तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या। इसके अलावा यदि दशमलव के बाद जो अंक आते हैं, देखिए दोनों ऊपर वाले एग्जाम्पलों में यही चीज है, एक सी दशमलव के बाद वाले अंक जो है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही अंक आ रहे हैं, पर दशमलव शांत नहीं हो रहा, तो ऐसी संख्या में क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? परिमेय। अब आ गया नंबर 3 है कि दशमलव के बाद जो अंक है उनकी पुनरावृत्ति नहीं है और दशमलव जो है वो शांत नहीं है, अशांत है, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या।
ऐसी संख्या क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। तो भाई डाउट क्लियर है सबके? किसी को दिक्कत हो तो भाई कमेंट में बताना इसके अंदर, ठीक है? कोई उतारना चाहे तो इसको उतार सकता है, लिख सकता है। हाँ भाई आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं हम कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनकी चर्चा करते हैं। देखो पहला बिंदु क्या है? ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। तो यहां एक साथ में ये भी लिख लेना कि ऐसी संख्याएं सामान्यतः या प्राय पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। ये बात किसकी है? अपरिमेय संख्याओं की। ये बात है अपरिमेय संख्याओं की। मतलब अपरिमेय संख्याएं होती है वो सामान्यतः क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्लियर बात? भाई बात ये जो है इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है। ठीक है, दूसरी है परिमेय संख्याओं के समुच्चय में, मतलब परिमेय संख्या जो आपको दे रखी है उनके समुच्चय के अंदर कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं। तो पहली प्राकृत संख्या शामिल होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और पूर्णांक भी होती है। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि पूर्णांक शामिल है तो ये दोनों तो अपने आप ही है। भाई ये पूर्णांक यदि शामिल है तो पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या तो अपने आप ही आ गई। ये अकेली आ गई ना, इसका मतलब पीछे बात तो आ गई। देखो प्राकृत संख्या 1 2 3 4, पूर्ण संख्या 0 से शुरू कर दो और ये प्लस माइनस दोनों। तो भी ये चीज तो ये आनी है ना, ये आगे विस्तार रूप है इसका। इसका मतलब है कि भाई ये भी पूछा गया भाई कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में निम्न में से शामिल होता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और नीचे लिख दिया उपरोक्त सभी। तो सीधा सीधा होगा तीनों ही है, तीनों। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगला लिखते हैं, किसी एक परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या से, किसी एक परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है। किसी एक परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो कौन सी संख्या आएगी? परिमेय संख्या। किसी एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अगला है, किसी एक परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है। किसी एक परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो इसका रिजल्ट जो आता है वो भी कौन सी संख्या में आएगा? परिमेय संख्या में। क्लियर? आगे बात करते हैं। अगला, किसी एक परिमेय संख्या में या किसी एक परिमेय संख्या को किसी एक अपरिमेय संख्या से, किसी एक परिमेय संख्या को किसी एक अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो रिजल्ट जो आता है वो क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगी। अगला है, किसी एक परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है। किसी एक परिमेय संख्या में किसी एक अपरिमेय संख्या को, यानी किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी। रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी। क्लियर सबको? ठीक है, अब बात करते हैं अगले बिंदु की। उस बिंदु में क्या है? एक तो नाम आता है पूर्ववर्ती संख्या, एक होती है अनुवर्ती संख्या। ये क्या चीज है? पूर्ववर्ती संख्या और दूसरी है अनुवर्ती संख्या। अब ये देखते हैं ये दोनों क्या चीज है। पूर्ववर्ती, यदि इसको आप देखना चाहते हैं तो वैसे ही समझना चाहते हैं कि ये सीधा सा बिना अर्थों में इसको समझ ले।
तो भाई जो संख्या आपको दे रखी है उससे जस्ट पहले वाली संख्या होती है ना, मतलब जस्ट उससे छोटी संख्या, वो क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती। और इंग्लिश में इन क्या बोलना है? प्रीवियस, पीछे वाला। जैसे मान लें कि एक संख्या में लिख रहा हूं 751, 751, और मेरे को पूछा जा रहा कि ये जो संख्या 751 है इसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, तो क्या आएगी भाई? इसकी पूर्ववर्ती संख्या इससे पहले क्या आता है? 750। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 750। कहने का मतलब आपको जो संख्या दी गई है उस संख्या से ठीक पहले वाली संख्या है, उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। मतलब दी गई संख्या से ठीक पहले वाली, ठीक पिछली, ठीक छोटी जो संख्या है वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या है। इसको ऐसे भी कहते हैं पीछे वाली संख्या। पीछे वाली संख्या, पीछे, जस्ट पीछे कौन सी संख्या है। अब इसके बाद है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे वाली। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? आगे वाली संख्या। तो आगे वाली का मतलब ये हो गया, जैसे इसी को मान लें कि 751 जो है इसकी अनुवर्ती संख्या क्या है, तो 751 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 752। 752 अनुवर्ती संख्या 751 की क्या हो जाएगी? 752। तो ये भी मेरे विचार से आपका डाउट क्लियर है कि पूर्ववर्ती क्या होती है? पूर्ववर्ती जस्ट पहले वाली संख्या, और अनुवर्ती जो संख्या आपको दे रखी है उस संख्या से आगे वाली संख्या। यदि इसको परिभाषा के रूप में आप लिखना चाहते हैं अनुवर्ती संख्या को, तो क्या लिखोगे? दी गई संख्या से आगे वाली संख्या, ठीक आगे वाली बहुत सारी संख्या आगे आ जाएंगी, बस जस्ट उसके आगे कौन सी संख्या आती है बात उसकी है। जैसे 751 है, अब 751 से आगे तो बहुत सारी संख्या आती है, 53, 54, 55, 56, 753, 754, 755, बहुत सारी संख्या है, वो उसकी अनुवर्ती संख्या नहीं है। हालांकि 752 है तो उसके आगे 753 आता है, तो 752 के लिए 753 जो है वो क्या है? अनुवर्ती संख्या है। मतलब दी गई संख्या से ठीक आगे वाली संख्या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। सबको क्लियर भाई? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चे यदि इच्छुक है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हमने इतनी चीजों का अध्ययन किया है, उम्मीद है ये चीजें जो है आपके भविष्य में काम आएंगी, और काम आने के साथ साथ आपको ये चीजें समझ में भी लेनी है। ये चीजें काम आती है, हमारी समझ में कुछ आ नहीं रहा। यदि आपके पास कोई चीज है और यदि वो काम आती है तो वो आपके लिए काम की चीज है, और यदि ये चीज आपके समझ में नहीं आ रही है, भविष्य में आपके काम आने वाली है, तो भी आपके पास है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब हुआ इस चीज का? ठीक है, तो उम्मीद है इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ोगे, और यदि इसको आपको अच्छी तरह से समझना है तो भी आपको वीडियो को पूरा देखने की आवश्यकता है। यदि आप वीडियो को पूरा देखोगे और लिखोगे, और लिखने के बाद आपको कहीं ना कहीं इसमें ऐसा हो सकता है कि लगे कि भाई यहाँ ये शंका है, उस शंका के समाधान के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट दे सकते हैं। वो कमेंट जो है हम रोजाना पढ़ते हैं, और पिछले वाले वीडियो में जो आपने कमेंट दिए थे उसमें कोई ज्यादा ऐसी समस्या वाली बात किसी बच्चे ने मेरे को बताई भी नहीं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, या ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। सबने प्रशंसा की थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बातें हमको बताई है। इस प्रकार से आपने बताया, तो हो सकता है आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट में, एक प्रश्न तो मैंने दिया भी था पहले जो आपने शायद लिखा होगा, ये चीजें हैं। अब वो जीवन की जो अनमोल बातें हैं वो आपको एक बताने वाला हूं। ध्यान से इस बात को सुनने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना। देखो, कोई एग्जाम देते हैं, एग्जाम, क्योंकि जीवन जो है वर्तमान का वो है कॉम्पिटिटिव, मतलब आपको प्रतियोगिता में, और दूसरे जो सहभागी हैं आपके साथ भाग लेने वाले प्रतियोगिता में है, उनके साथ आपको दौड़ना पड़ेगा। भाई मेरे विचार से इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आप उनके साथ दौड़ो, इस साथ दौड़ने से उतना ही आएगा। जैसे मान लीजिए मैं 40 की रफ्तार से दौड़ रहा हूं, दूसरा भी मेरे साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो भी रिजल्ट कितना आना है? दोनों बराबर ही आने हैं। हमें क्या आना है? हमें उससे आगे जाना है, हमें उससे आगे जाना है। हमें दुनिया की भीड़ में शामिल नहीं होना है, दुनिया की भीड़ से अलग निकलना है।
और अलग निकलने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? दुनिया जो करती है उससे अलग करना पड़ेगा। जो चीज दुनिया करती है उससे अलग करना पड़ेगा, और अलग करने के लिए आपको अपने दिमाग को इस प्रकार से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये चीजें सब लोग करते हैं, अब थोड़ा उससे एक्स्ट्रा, उससे हटके करने का प्रयास करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको बता दूं आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके दिमाग में एक चीज चलती रहती है कि हम किसी काम को, आज शनिवार है आज स्टार्ट नहीं करेंगे, आज महीने का लास्ट दिन है आज स्टार्ट नहीं करेंगे, आज तो भाई पूरे सोमवार से लेकर शनिवार तक हमने पढ़ाई की है, आज संडे है तो संडे को तो थोड़ा क्या कर ले, आराम कर ले, बाकी सोमवार से करेंगे। अब देखो, ऐसा करने वाले तो 90% है, ऐसा करने वाले तो 90% है। अब 90% लोग वो काम कर रहे हैं, 10% उनसे अलग कर रहे हैं, तो भाई जो 10% जो बच्चे बचे हुए हैं जो उनसे अलग कर रहे हैं वो तो आगे चले गए सब, हम तो उस भीड़ में पड़े हुए हैं सब। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा कोई शनिवार नहीं है, शनिवार को खाना कौन खावांगे, बीतवार ने खाना कौन खावांगे, छोड़ देवांगे, या जो अपना निवृत्ति वाला काम ही तो कौन करांगे, सब काम हम करते हैं। तो भी पढ़ाई में क्या समस्या है? कि शनिवार ने शनि सर बैठा हमारे ऊपर है, कई तो टाबर आ गए खुद शनि पढ़ाई के ऊपर, मैं खुद शनिवार बन के बैठ जावे, और कई टाबर तो किताब खाना है, कई किताब ने खाना जावे। ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से काम को करना है। और ये यहां आवश्यकता नहीं है कि आप टाइम टेबल बनाओ, बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं पढ़ाई का, कि शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ये पढ़ूंगा, 8 से ये, 9 से ये, 10 से ये, 11 से ये, 12 से ये, पता नहीं कितना है, सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा। ऐसे बच्चे जो हैं कभी आज तक सुबह 4 बजे अलार्म लगाने के बाद उठे नहीं है। टाइम टेबल से नहीं पढ़ना है, टाइम टेबल से नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ाई को एक मनोरंजन, एक मजे के साथ पढ़ना है, एक मजा लेना पढ़ाई के अंदर। मजा कब आएगा? जब आप किसी टॉपिक को लेकर चलोगे। जैसे मान लीजिए ये टॉपिक मैंने आज आपको बताया है, और यदि आपका ध्येय आज ये बन गया कि ये टॉपिक जो सर ने आज बताया है, इस टॉपिक को मेरे को पूरा करना है, और यदि आप इस टॉपिक को पूरा कर देते हो बिना किसी टाइम को देखते हुए, तो भाई आपका जो उद्देश्य आपने बनाया था वो क्या कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? भी टाइम क्या बीच में परेशान कर रहा आपको? टाइम क्यों देखना है हमें? समय देखना ही क्यों है? बात यह है, मुख्य बात इसके अंदर यही है कि आप जो दुनिया कर रही है उसको मत करो। ऐसा नहीं है कि हमें गलत रास्ते पे जाना है, क्योंकि लोग सही भी कर रहे हैं, हम गलत रास्ता ले लें ना। गलत सही रास्ते की बात कर रहा हूं मैं, कि आप पॉजिटिव थिंकिंग में जाएं, और पॉजिटिव थिंकिंग में उस थिंकिंग को अपने अंदर लाने का प्रयास करें जो आज तक आपके पास नहीं है, या दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास वो चीज नहीं है जो आप अप्लाई कर रहे हो। अरे मैंने एक बच्चे को ऐसे देखा था, मेरे साथ था, वो हमारे पास आके बैठ जाता था, बात करता था रात को 12 बजे तक। अब वो 12 बजे तक बात कर रहा है, 12 बजे तक बात करने के बाद, अब 12 बजे भी रात हम भी टाइम देख रहे थे आपकी तरह, 12 बज गई, सुबह स्कूल भी जाना है, पढ़ना भी है, होमवर्क भी करना है। अब न तो होमवर्क हो रहा, न पढ़ाई हो रही। अब वो बात लगा हुआ है, अब उसको ऐसे भी ये भी नहीं कह सकते उठ के भाग जाए, क्योंकि एक फ्रेंड सर्किल ऐसा होता है ना जिसके अंदर हम, लगता तो ये है कि हमारा नुकसान हो रहा है, फिर भी हम उसको कह नहीं सकते, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो नाराज हो जाए, वो आप उस ढंग से नहीं करे। अब वो बंदा कैसा था देखो, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो, और आज वो 2nd ग्रेड में जॉब लगा हुआ है। 12 बजे तक बात करने के बाद वो बंदा हमें बस इंतजार वो ये करता था कि ये सब सो जाएं, हम सो गए 15-20 मिनट में, 12 बजे जितना टाइम लेट हो जाएगा नींद उतनी जल्दी आएगी। फिर 12:15 साढ़े 12 बजे के आसपास हम सो गए। वो 12:30 बजे से लगता था और सुबह 4-5 बजे पढ़ता था। हमारे हिसाब से तो वो कुछ नहीं पढ़ रहा। अब उसने किया क्या भाई? एक बात केवल यही है, उसने क्या किया? उसने वो किया जो हम नहीं कर रहे। हम का मतलब है कि मैं अकेला नहीं था उसके अंदर, जितने भी हमारे हॉस्टल के अंदर बच्चे थे, कोई बच्चा वैसा नहीं करा जैसा वो कर रहा है। अब वो सुबह 4-5 बजे तक पढ़ रहा है, और हम उसको क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में कि ये तो ऐसा, मतलब किसी के साथ करना नहीं है, क्योंकि इसमें उन बच्चों का नुकसान भी होना। अरे ये बात नहीं करनी कि आप किसी बच्चे के पास जाओ और बात करो, उसको डिस्टर्ब करो, ऐसा नहीं करना है।
हमें उसके अलावा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है 4 घंटे पढ़ता है, हमें क्या करना है, अरे 1 घंटा और बढ़ा दो अपना, 1 घंटा और बढ़ा दो अपना, 1 घंटा और बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा भाई 4 उसके बराबर ही है, 4 तो उसके बराबर ही है। आप 5 घंटे चले जाओ, 6 घंटे कर दो, इसका मतलब आप 2 घंटे उससे क्या है, एडवांस है, तो आप उससे जरूर उससे आगे हो जाओगे। यदि ये मेरी सलाह आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने जो मित्र मंडली है उनको इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर करना और उनको मोटिवेट करने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ जो है आपको ये जो शिक्षा दी जाएगी ना, वो व्यवहारिक शिक्षा भी आपको इस समय समय पर दी जाएगी और आपको मोटिवेशनल जो बातें हैं वो आपको मेरे प्रत्येक वीडियो में आपको एक एक बात आपको पक्की मिलने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।